हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा एक बहुत ही खर्चीली लड़की थी। सीमा को बासमती चावल खाना बहुत पसंद था। एक दिन सीमा किचन में बासमती चावल के पुलाव बना कर लाती है और खाने लगती है। तभी उसकी माँ सविता वहाँ आती है और उसे बासमती चावल खाते देखकर कहती है, अरे अभी कल ही तो तूने बासमती चावल से बिरयानी बनाई थी और आज फिर तूने बासमती चावल से पुलाव बना दिए। अब जब मुझे बासमती पसंद है तो इसके ही बनाऊंगी। और वैसे भी कल का खाया हुआ निकल चुका है तो मैंने बना लिया पुलाव। बहुत अच्छा बना है, ये लो आप भी खाओ। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही ना, इतने महंगे जो आते हैं। बेटा भी तो अपने मायके में है, इसलिए तुझे बाहर का कुछ पता नहीं है। लेकिन जब तू अपने ससुराल जाएगी तब तुझे सादे चावल और बासमती चावल का फर्क पता चलेगा। फर्क तो मुझे भी पता है, तभी तो बासमती मेरे फेवरेट है। और वैसे भी मैं ससुराल जाऊंगी तो वहाँ पर बासमती चावल ही खाऊंगी। बेटा तू यहाँ तो खा ले रही है क्योंकि तेरे घर के हालात ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना तेरे ससुराल वाले भी रोज रोज तुझे बासमती चावल खिला सके। हाँ तो ऐसे घर जाना ही क्यों जहाँ बासमती चावल न मिले। अरे मैं तो पहले ही कह देती हूँ, मेरे लिए अच्छे अमीर घर का लड़का ढूंढना। तेरे लिए ही तो दुनिया भर के सारे लड़के बैठे हैं ना। तू आएगी और वो लड़के बोलेंगे कि मैं इसे सारी उम्र भर बासमती चावल खिला सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप मेरे लिए ऐसा लड़का देखना जिसके घर चावल बनते हो तो केवल बासमती। सीमा अपनी बात बोलकर वापस से बासमती चावल के पुलाव खाने लगती है। ऐसे ही सीमा जब भी चावल खाती तो बासमती चावल ही खाती। कुछ दिनों बाद सीमा अपनी सहेली रिया के साथ कॉलेज जाती है और क्लास खत्म होने के बाद वो रिया के साथ कैंटीन में जाती है और वहाँ अपना टिफिन खोलती है और उसमें बासमती चावल की बिरयानी थी, जिसे देखकर रिया सीमा से कहती है, क्या बात है, आज तो बिरयानी लाई है, वो भी बासमती चावल की। घर में कोई फंक्शन है क्या? अरे नहीं यार, कोई फंक्शन नहीं है। वो तो मुझे बासमती चावल पसंद है, इसीलिए मैंने बासमती चावल की बिरयानी बनाई है। पसंद तो मुझे भी बासमती चावल है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है इतनी महंगाई में भी मैं बिना किसी बात के बासमती चावल खाऊं। और क्या, जो पसंद है वो खा लेना चाहिए, क्या पता कल हो ना हो, इसीलिए मैं बासमती चावल ही खाऊंगी। वैसे तू क्या लाई है खाने में? मैं तो वही सादे चावल लाई हूँ, खाएगी तू? ये भी बहुत अच्छे बने हैं, ये ले खा कर देख। तू ही खा, इतने अच्छे बने हैं तो मैं तो बासमती ही खाऊंगी। सीमा और रिया दोनों कैंटीन से खाना खाकर घर के लिए वापस जा रहे थे। तभी वहाँ रिया का भाई अनुराग रिया को लेने आता है और रिया को बुलाता है और तभी सीमा रिया से कहती है, ये कौन है? तेरा बॉयफ्रेंड? तूने बताया नहीं कभी, वैसे स्मार्ट है। मैडम रुक तो जाओ, सामने वाले की भी तो सुन लो। मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं भाई हूँ। और हाँ, तारीफ करने के लिए शुक्रिया। तेरा भाई तुझे कॉलेज लेने आया है, छोटी बच्ची है क्या? एक काम करो ना, आप दोनों खुद ही बात कर लो, मैं यहाँ हूँ ही क्यों। और भैया, आप वैसे तो मुझे कभी लेने नहीं आते, तो आज कैसे आ गए? मैं आज घर जल्दी जा रहा था तो मैंने सोचा रास्ते से तुझे भी ले चलूं। ठीक है, ये मेरी दोस्त सीमा है, आप इसे भी घर छोड़ देना। अब इन्होंने तारीफ की है तब तो इन्हें घर छोड़ना ही पड़ेगा ना। और ये है ही इतनी खूबसूरत, इनके साथ का सफर तो मेरे लिए सपना है। भैया, ये मेरी दोस्त है तो ज्यादा लाइन मत मारो, समझे? हाँ तो क्या हुआ, अब ये स्मार्ट है तो मैंने इनकी तारीफ कर दी। मैं भी तो सुंदर हूँ तो बदले में मेरी तारीफ भी बनती है। तीनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। अनुराग पहले रिया को छोड़कर सीमा को छोड़ने जाता है और दोनों में बहुत बातें होती हैं। फिर तो बातें प्यार में बदलनी ही थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कई दिनों की बातों और मुलाकातों के बाद दोनों अपने अपने घरों में शादी की बात करके परिवार की रजामंदी से शादी करते हैं। शादी के अगले दिन सीमा घर में सबके लिए पुलाव और पनीर बनाती है और सबको परोस देती है। और तभी वहाँ रिया, अनुराग और सीमा की सास सुषमा आते हैं और इतना अच्छा खाना देखकर रिया कहती है, वाह सीमा, आज तो पुलाव बनाया है, खाने में तो बहुत मजा आएगा। हाँ, अभी तो नई नई शादी करके आई है और अभी से इतना खर्चा बैठा दिया, पता नहीं अब आगे क्या क्या करेगी। मैं भी सास हूँ, आज तो कर लिया और मैं अब चुप रह गई क्योंकि नई नई शादी हुई है, लेकिन आगे नहीं होने दूंगी। क्या हुआ माँ, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? सीमा ने इतना अच्छा खाना बनाया है। हाँ, आते ही खर्चा कराने लग गई। अपने मायके से थोड़ी लाई है ये बासमती चावल। मायके से ना सही, लेकिन मेरे ससुराल का तो है ही ना। और आप क्यों इतना सोच रही हो, अभी सामने है तो उसे एंजॉय करो। और नहीं तो क्या, आप एंजॉय करो। और वैसे भी आज बना है, जरूरी थोड़ी रोज रोज बनेगा।
तो रोज। अरे हाँ, अब भाभी बन गई है तो कुछ मत बोलो और अपनी बासमती पुलाव खाओ ना। रिया सीमा को वहीं चुप करवा देती है और सभी लोग साथ में खाना खाने लगते हैं। शादी के बाद भी सीमा अब रोज रोज बासमती चावल बनाने लगी थी। कई दिनों तक जब ऐसा ही चलता है तो एक दिन सुषमा ये सब देखकर राशन वाले सादे चावल बना देती है और राशन में सादे चावल देखकर सीमा कहती है, ये क्या है? ये क्यों बनाया आपने? मैं खाना बना रही थी तो आपने क्यों बना दिया? हाँ तो क्या हुआ, रोज तू बनाती है, एक दिन मैंने बना दिया तो कुछ घट थोड़ी गया। रोज तू अपने हाथों का खाना खाती थी तो आज अपनी सास के हाथों का भी खाना खा ले। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये गंदे से चावल क्यों बनाए हैं? ये तो कोई भी नहीं खाता घर में। ऐसे अन्न को गंदा नहीं बोलते बहू। ठीक है माँ जी, लेकिन ये चावल घर में कोई नहीं खाता। ये वाले चावल बनाने की क्या जरूरत थी? बहू तो आई है आसमान से उतरकर, लेकिन हम यही धरती के हैं। हम घर में ये राशन के चावल ही बनाते हैं शुरू से। जब से तू आई है तूने ही रोज बासमती बना बना कर हमें रास्ते पर लाने की ठान रखी है। क्या माँ जी, बासमती चावल से क्या हम रास्ते पर आ जाएंगे? आप भी क्या बातें करती हैं? थोड़ा तो समझो। हटो, मुझे बासमती चावल बनाने दो। नहीं, बासमती चावल नहीं बनेंगे। मैंने जो बनाया है वही खाएंगे, सब भी और तुम भी। नहीं, मुझसे ये चावल नहीं खाए जाते। आपको खाना है आप खा लो, मुझसे नहीं खाए जाएंगे। सीमा सुषमा की बात को काटकर बासमती चावल बना देती है और आगे भी सीमा बिना किसी की सुने अपनी मनमानी करती और इसी तरह बासमती चावल बनाती। खुद तो खाती ही, लेकिन साथ ही कोई भी बाहर से आ जाए तो उसे भी वही खिलाती। वो कुत्तों को भी बासमती चावल खाने को देती। ये सब देखकर सुषमा बहुत परेशान थी और वो खुद से कहती है, अब जब तक घर में रोज रोज बासमती चावल ही बनेंगे, मैं खाना नहीं खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। सुषमा खाना पीना बंद कर देती है और कोई भी उससे खाना पूछने आता तो वो मना कर देती। ये सारी बात अनुराग को पता लगती है तो अनुराग एक खाने की प्लेट लेकर सुषमा के कमरे में जाता है और सुषमा अनुराग को सारी बात बताती है। सारी बातें सुनकर अनुराग सीमा को बुलाकर उसे कहता है, जब माँ ने मना किया है बासमती चावल बनाने से तो तुम रोज रोज क्यों बना देती हो? क्योंकि मुझे बासमती पसंद है और जिसको नहीं है वो ना खाए। ठीक है, अभी तो माँ ने ही खाना छोड़ दिया है, अब से मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। तुम अपने बासमती चावल के साथ अपना ही पेट भरो। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको तो माँ जी को मनाना चाहिए, उल्टा आप मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। हाँ तो तुम अपने बासमती चावल खाओ, तुम्हें घर की पड़ी ही नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। अब से मैं डेली बासमती राइस नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ, मेरी भी एक बात माननी होगी कि हफ्ते में एक बार घर पे बासमती चावल जरूर बनेंगे। अनुराग और सुषमा दोनों सीमा की बात को समझते हैं और अब बस हफ्ते में एक बार ही बासमती चावल सब खाते और बाकी दिन सादे चावल खाते और इस तरह बासमती चावल खाने वाली बहू अपने ससुराल में खुशी से रहती है। प्रियल एक बहुत ही प्यारी और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी हिमांशु नाम के लड़के से हो जाती है। ससुराल में उसकी सास कमला, ससुर रामू और देवर राकेश रहा करते थे। प्रियल अपने सभी ससुराल वालों का खूब ख्याल रखती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन राकेश के लिए संचिता नाम की बहुत ही लालची किस्म की लड़की का रिश्ता आता है। थोड़े ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, मेरे घर परिवार को किसी की नजर ना लगे। मेरी दोनों बहुएं सदा सुहागन और हमेशा खुश रहे। माँ जी, जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तब तक हमें क्या होगा। हाँ हाँ, मांग लो जितनी दुआएं मांगनी है। तुम्हारे इस परिवार को तोड़ के ना रख दिया ना तो मैं भी अपना नाम बदल लूंगी। इस तरह वक्त बीतता जाता है और करवा चौथ का दिन आ जाता है। दोनों बहुएं पूरी श्रद्धा से व्रत रखती हैं। हिमांशु प्रियल के लिए हीरो का हार लेकर आता है तो वहीं राकेश संचिता के लिए एक सादी सी साड़ी ले आता है, जिसे देखकर संचिता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ऐसे ही आए दिन हिमांशु अपनी बीवी के लिए कोई न कोई महंगा तोहफा लेकर ही आता था। संचिता को ये सब देखकर जरा भी खुशी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन रसोई घर में, अरे वाह दीदी, आपकी साड़ी तो काफी महंगी लग रही है और बहुत सुंदर भी है।
हाँ, पूरे 10,000 की है, तेरे जेठ जी लाए हैं। और ये चूड़ियाँ तो बड़ी प्यारी है। ये भी सोने की है, इन्होंने मेरे बर्थडे पे दिया था। क्यों ना मैं जेठ जी को अपनी मुट्ठी में कर लूं? फिर ये सारे गहने, कपड़े, हीरे, जवाहरात सब पर सिर्फ और सिर्फ मेरा यानी संचिता का हक होगा। क्या हुआ संचिता, कहाँ खो गई? कहीं नहीं दीदी, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। चलो शाम के खाने की तैयारी करते हैं, अब ये सब आते ही होंगे। इस तरह वक्त बीतता जाता है। एक दिन घर के सभी लोग शादी में गए होते हैं और घर में सिर्फ संचिता अकेली होती है। काफी रात हो जाने की वजह से संचिता अपने जेठ हिमांशु का इंतजार कर रही होती है। संचिता बहुत ही बन ठन कर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ हिमांशु आता है। अरे संचिता, तुम ये सब क्या कर रही हो? और बाकी सब कहाँ हैं? जी वो सब बाहर गए हैं, मैं आप ही का वेट कर रही थी। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बाहर से खा के आया हूँ। संचिता जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो वो जानबूझकर अपना पैर फिसलने का नाटक करती है। हिमांशु उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। संचिता कसकर उसे पकड़ लेती है। ओह थैंक यू जेठ जी, अगर आप न होते मैं तो गिर ही जाती। तुम ठीक तो हो ना संचिता? कहीं लगी तो नहीं? लगता है मेरे पैर में मोच आ गई। आप जरा मुझे मेरे कमरे तक छोड़ देते तो। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हिमांशु संचिता को हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। जैसे ही वो दोनों कमरे में जाते हैं तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और संचिता जोर से हिमांशु के गले लग जाती है। प्लीज 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 हिमांशु, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे डरो मत संचिता, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें। माफ करना जेठ जी, मैंने आपका नाम ले दिया डर के मारे। अरे कोई बात नहीं। तभी घर की लाइट भी आ जाती है। लो, लाइट भी आ गई, अब तुम आराम करो। वक्त बीतता जाता है। संचिता किसी न किसी बहाने हिमांशु के पास आती रहती और उससे अच्छी अच्छी बातें करती और उसे अपनी ओर आकर्षित करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसे ही एक दिन। संचिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए, क्या हुआ? देखो, मैं ये नहीं जानता कि ये सही है या गलत, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ। जब भी तुम मेरे पास आती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू संचिता। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू हिमांशु। इस तरह उन दोनों का ये नाजायज रिश्ता परवान चढ़ने लग जाता है। अब हिमांशु आए दिन संचिता के लिए महंगे कपड़े और गहने लाता और चुपके से उसके कमरे में जाकर उसे दे देता। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियल का बसा बसाया घर संसार उजड़ने लगता है। हिमांशु और प्रियल के बीच आए दिन झगड़ा होने लगता है। इन सब से परेशान होकर प्रियल घर छोड़कर चली जाती है। अब संचिता सारे घर पर अपना राज चलाने लगती है। ऐसे ही एक दिन संचिता की माँ ज्योति उससे मिलने आती है। देखा माँ, मैं न कहती थी, एक दिन ये सारे घर के लोग मेरी मुट्ठी में होंगे और खास तौर पर तो जेठ जी। देखा कैसे फिरकी की तरह मेरे आगे पीछे नाचते हैं। शाबाश मेरी बेटी, मुझे पता था कि तू ये काम जरूर कर लेगी। अब बस अपने सास ससुर का भी काम तमाम कर दे और फिर देख, तेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। सही कहा माँ, ये देखो जहर, आज रात खाने में मिलाकर दे दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। फिर इस घर, जायदाद, जेठ जी, हर चीज पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। कमरे के बाहर खड़ा हिमांशु ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। साथ ही वो संचिता का सच सभी के सामने लाने की ठान लेता है। शाम को जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तब संचिता खीर में जहर मिलाकर ले आती है।
माँ जी, बाबूजी, ये लीजिए खीर खाइए। मैंने आप दोनों के लिए बनाई है स्पेशली, वो भी शुगर फ्री। संचिता अपने सास और ससुर को जहर वाली खीर खिला देती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो उन दोनों को सही सलामत देखकर उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये दोनों अभी तक जिंदा कैसे हैं? इनको तो मर जाना चाहिए था। क्या हुआ संचिता, जहर उल्टा असर कर गया क्या? जहर? कौन सा जहर? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। तुम पैसे और दौलत के लिए इतना बड़ा खेल खेलोगी, मुझे यकीन नहीं था संचिता। और जो खीर तुम मेरे माँ बाबूजी को खिलाना चाह रही थी ना, वो मैंने बदल दी थी। हिमांशु की सारी बातें सुनकर संचिता का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपने जेठ से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब कुछ पाने के लिए जेठ जी को अपने झूठे प्यार में फंसाया, आप दोनों को मारने का प्लान बनाया ताकि मैं अकेली इस घर पर राज कर सकूं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। मेरे मंदिर जैसे घर को तूने अपवित्र कर दिया। निकल जा मेरे घर से नालायक, और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। तभी वहाँ प्रियल भी आ जाती है और कहती है, रुकिए माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए। संचिता ने जो भी किया वो सब नादानी में किया। आप उसे घर से मत निकालिए माँ जी। पर दीदी, मैंने तो आपके साथ इतना गलत किया, आपका घर बार सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी आप मुझे बचाना चाहती है। हाँ, क्योंकि छोटों का काम होता है गलती करना और बड़ों का काम होता है उन्हें समझाना और सही राह पे ले आना। इस तरह सभी घर वाले संचिता को उसके किए की माफी दे देते हैं। साथ ही संचिता भी अपने मन से लालच की भावना हमेशा हमेशा के लिए निकाल देती है और सभी के साथ मिलकर रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सौतन देवरानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो लालच के चलते ऐसी हरकतें करती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।